नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग डेली आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस करते हैं। ये आपका वीडियो नंबर 107 है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए और आपको नोट डाउन करते जाना है। अपने पास पेन और कॉपी रखना है और उसको नोट डाउन करते जाना है। जो भी पॉइंट आपको याद नहीं है उसको नोट डाउन करते जाना है। तो आइए हम सीधा वीडियो को शुरू करते हैं और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करना है स्टडी लिंक पीडीएफ, वहां से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा खालिस्तान के साथ जुड़ी है। यानी जो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ जुड़ी है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, भूटान। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश यानी तीन तरफ से भारत से घिरा हुआ और एक तरफ से बंगाल की खाड़ी। देखिए यहां पे अगर आप इमेज देखिएगा, देखिए मैप में आप देख सकते हैं, ए आपका रहा बांग्लादेश, ए आपका क्या रहा, देखिए यहां पे ए रहा आपका बांग्लादेश, ए रहा बांग्लादेश, यहां पे त्रिपुरा। तो प्रश्न पूछता है भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से, यानी तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत का कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ? तो त्रिपुरा, इसको आप याद रखिएगा, त्रिपुरा। तो जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है भारत, तो बाउंड्री सीमा साझा करता है। तो ये जो भारत का जो सीमा साझा करता है, ये बांग्लादेश जो देश क्या है, सर्वाधिक सीमा साझा करता है भारत बांग्लादेश के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ बांग्लादेश किलोमीटर भी आप याद रख सकते हैं। तो आपको लगभग में याद रखना है, कितना याद रखिए, लगभग 4100 किलोमीटर, क्योंकि 4096 पॉइंट समथिंग है। तो 96 कहने का मतलब लगभग आपको कितना याद रखना है, 4100 किलोमीटर। जब भी आप डेटा को याद रखें तो आप एक्यूरेट याद नहीं रखें, क्योंकि एक्यूरेट याद रखिएगा तो याद नहीं होगा। तो आपको लगभग में ही याद रखना है, क्योंकि डेटा जो देगा जब भी प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में तो इतना सटीक डेटा नहीं देता है। आसपास यानी एक रहेगा 4100, तो दूसरा 4200 रहेगा, 4400, मतलब दूर दूर रहेगा डेटा दे। तो आपको लगभग में याद रखना कितना, 4100 किलोमीटर। ये हो गया 4100 किलोमीटर। कभी कभी ये भी पूछता कौन सी, यानी कौन सा राज्य, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो आपको मैप याद रहना बहुत जरूरी है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखिएगा, ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और यहां पर आप देख सकते हैं असम। और असम जो है बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा साझा करता है, एक बार यहां और एक बार यहां। तो असम हो जाएगा, यानी 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। भारत का 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन है? मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल। ये हो गया। भारत म्यांमार डिस्टेंस यानी कितना किलोमीटर सीमा लगता है? 1643। यानी इसमें आपको याद रखना 1650 किलोमीटर। कितना? 1650 किलोमीटर। भारत भूटान लगभग 700 किलोमीटर, क्योंकि 699 है तो लगभग 700 किलोमीटर आपको याद रखना है। भूटान के साथ लगभग 700 किलोमीटर। भारत और भूटान, देखिए यहां पे आप देख सकते हैं भूटान, ये रहा भूटान। भारत नेपाल 1750 किलोमीटर, ये नेपाल है। भारत नेपाल 1750 किलोमीटर। भारत चीन कितना याद रखिएगा? तो 3500, लगभग में ही आपको याद रखना, एक्यूरेट याद नहीं रखना, 3500 किलोमीटर। भारत अफगानिस्तान 106। अभी प्रश्न एक पूछेगा, किस तरह से प्रश्न पूछता है अफगानिस्तान से रिलेटेड, उसको अभी हम आपको बता रहे हैं ऑप्शन देकर। भारत पाकिस्तान याद रखिएगा लगभग 3350, यानी लगभग कितना याद रखिएगा? 3300 किलोमीटर, भारत और पाकिस्तान। एक प्रश्न ये पूछेगा, ऑप्शन देगा कि निम्नलिखित में से भारत का सीमा किस देश के साथ नहीं लगता है? प्रश्न क्या पूछा? निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का सीमा नहीं लगता है?
यानी स्थलीय सीमा भारत का नहीं लगता। ऑप्शन में देगा पाकिस्तान, चीन, भूटान, अफगानिस्तान। तो इस स्थिति में जो आंसर होगा क्या होगा, अफगानिस्तान, क्योंकि जो अफगानिस्तान का जो सीमा है मेन भूमि से नहीं लगता है। तो कभी कभी इस टाइप का प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, अफगानिस्तान। आंसर क्या होगा, अफगानिस्तान। लेकिन कभी कभी प्रश्न ये पूछेगा और ऑप्शन में रहेगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, और मान लीजिए दे देगा देश, दूसरा देश दे दिया, जैसे में दे दिया इटली या ईरान, कोई भी देश दे देगा अगल बगल के जो सीमा साझा नहीं करता भारत के साथ, तो आंसर क्या होगा, जो अदर कंट्री देगा। लेकिन अगर चार ऑप्शन दिया हो अफगानिस्तान और चुनना इनमें से कौन सा देश के साथ भारत का सीमा नहीं लगता, तो आंसर क्या होगा, अफगानिस्तान। और सबसे कम किसके साथ साझा करता है सीमा, अफगानिस्तान के साथ। लेकिन ऑप्शन में ये मुख्य भूमि से नहीं है, भारत भूटान सबसे कम, सबसे कम भारत भूटान। तो इसको आप याद रखिए, कभी कभी अरेंज करने के लिए दे देता है, तो इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। और भारत के कितने राज्य, भारत के कितने राज्य, भारत के कितने राज्य सीमा यानी साझा करता है, भारत का कितना राज्य, तो टोटल कितना राज्य है, 17। देखिए यहाँ पे दिया 17 नंबर, यानी जो टोटल 17 राज्य, भारत के टोटल 17 राज्य इंटरनेशनल बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है, भारत के टोटल 17 राज्य। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ग्रेफाइट बोले तो कार्बन, यानी कार्बन का प्रूफ है कार्बन, तो कार्बन C6, परमाणु संख्या कितना होता है कार्बन का, C6, कार्बन C6। तो कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है C6 होता है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, संयोजकता क्या होता है, कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये सबसे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा दिया गया, वहां से जाकर आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, प्ले लिस्ट में से जाकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक वीडियो को वहां से जाकर आप देख लीजिएगा, कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा। अभी के लिए हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं, जिसमें 6 है, कार्बन का परमाणु संख्या कितना है 6, तो इसको हम तोड़ सकते हैं 2 और 4 में, 2 और 4 में इसको तोड़ सकते हैं, 2 और 4 में। तो ये जो अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और जो बच गया उसको क्या बोलेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन। तो प्रश्न पूछा संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है 4, कोर इलेक्ट्रॉन 2। लेकिन संयोजकता क्या होता है, संयोजकता में भी अंतर होता है। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 4 है तो संयोजकता क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 7 8 है तो संयोजकता क्या होगा, चेंज हो जाएगा। किस तरह से चेंज हो, देखिए यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हम ले लेते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन ले लेते हैं, या मान लीजिए ले लेते हैं मैग्नीशियम Mg12, यानी परमाणु संख्या कितना होता है 12। इसको तोड़िएगा तो 282 में टूटेगा, और ये जितना में टूटेगा यानी जितना भाग में, यही क्या कहलाता है, कक्षा की संख्या। यानी मैग्नीशियम में कक्षा की संख्या कितना है 3, कक्षा की संख्या कितना हो जाएगा 3, कक्षा की संख्या कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसको अगर आपको कंप्लीट समझना है तो आप एक वीडियो आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, वहां से जाकर आप देख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो है, वहां से जाकर आप देख लीजिएगा, कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तो इसको मान लीजिए तोड़ दिए तो ये जो कहलाएगा क्या कहलाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये क्या कहलाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसके अलावा जो बच जाएगा क्या कहलाएगा, कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन। तो प्रश्न पूछेगा कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना मैग्नीशियम में 10, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। तो यहां पे क्या होगा, संयोजकता भी कितना होगा 2 होगा, संयोजकता कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं क्लोरीन Cl17,
दोनों में अंतर आपको बता रहे हैं। क्लोरीन Cl17, तो इसको अगर तोड़िएगा तो 287 इसमें टूटेगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 7। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 7। कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 10। मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन के अलावा जो बच जाएगा क्या कहलाएगा? कोर इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहां पे जो संयोजकता निकालेंगे, संयोजकता कितना होगा? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो दिया यहां पे, जितना संयोजी इलेक्ट्रॉन है 8 में से आपको घटाना पड़ेगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 7। तो 8 में से जब आप घटाइएगा तो कितना आएगा? 1। तो जो क्लोरीन के जो संयोजकता है कितना होगा? 1 होगा। तो इसको आपको कंप्लीट समझने के लिए आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक वीडियो होगा, वहां से जाकर आप देख लीजिएगा प्ले लिस्ट से, समझ में आ जाएगा कंप्लीट। तो यहाँ प्रश्न पूछ रहा है ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। धालो, प्रश्न क्या? धालो खालिस्तान का एक लोकप्रिय धार्मिक लोक नृत्य है, यानी किस राज्य का एक लोकप्रिय धार्मिक लोक नृत्य है? तो ऑप्शन हो जाएगा गोवा। गोवा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और गोवा में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा 1556 में। और गोवा में, यानी गोवा को छोड़कर पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए, पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए और सबसे बाद में भी पुर्तगाली भारत से गए। तो सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आया और सबसे बाद में भारत से गया भी। आया कब था? 1498 में, और गया कब? 1961 में। यानी गोवा को पुर्तगालियों से मुक्ति कब मिला? 1961 में। कौन सा ऑपरेशन चला था? ऑपरेशन विजय। आप याद रखिए इसको। नेक्स्ट है कि सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से कितने घंटे पहले होता है? 2 घंटा पहले। यानी मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सूर्योदय हो रहा, तो गुजरात में कितना बजे होगा? 7 बजे। यानी अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सूर्यास्त हो रहा है, यानी सूर्योदय हो रहा है। सूर्यास्त का मतलब सूर्य को डूबना, सूर्यास्त का मतलब क्या होता है? सूर्य को डूबना, और सूर्योदय मतलब सूर्य उगना, अराइव जिसको बोलते हैं। तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, यानी मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सूर्योदय होता है, तो गुजरात में कितना होगा? 7 बजे। क्यों? क्योंकि 2 घंटा पीछे है, 2 घंटा पीछे। इसका रीजन है, तो ये 2 घंटा पीछे है। तो कभी कभी इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछ लेता है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा फसली पौधों के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व है? आयरन, ऑप्शन नंबर डी। आयरन बोले तो एफी बोले तो 26। आयरन का परमाणु संख्या कितना है? 26। मैग्नीशियम Mg12, कैल्शियम Ca20 और पोटेशियम K19। तो आपको इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालकर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता और कोर इलेक्ट्रॉन, चारों का आपको निकालकर बताना है। नेक्स्ट है 2021 के महाकुंभ का आयोजन कहाँ होगा? हरिद्वार में, ऑप्शन नंबर डी। तो महाकुंभ का आयोजन कहाँ कहाँ होता है? 4 जगह होता है। तो चारों का आप लोकेशन से देखिए, लाइन सब याद रखिएगा। ए रहा उत्तराखंड, तो उत्तराखंड से इस तरह से आपको चलना है और कहाँ पूछ देना है? महाराष्ट्र में। देखिए उत्तराखंड से चले, उत्तर प्रदेश होते हुए, मध्य प्रदेश होते हुए कहाँ पूछना है? महाराष्ट्र में। यहाँ पे है नासिक, ये इधर हो जाएगा उज्जैन, यहाँ पे हो जाएगा प्रयागराज, यहाँ पे हो जाएगा हरिद्वार। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में 4 जगह कुंभ मेला लगता है। कितने वर्षों पे? 12 वर्षों पे। इसको आप याद रखिएगा, 12 वर्षों पे कुंभ मेला लगता है। कहाँ कहाँ लगता है? हरिद्वार, प्रयागराज, यहाँ पे हो जाएगा उज्जैन, नासिक। चारों का लोकेशन आप ध्यान दीजिएगा। यानी यहाँ से आपको इस तरह से चलना और पूछ जाना महाराष्ट्र में। उत्तराखंड से चलना है, उत्तर प्रदेश होते हुए, महाराष्ट्र होते हुए कहाँ पूछना? मध्य प्रदेश होते हुए महाराष्ट्र पूछ जाना है। तो उत्तराखंड में हो जाएगा हरिद्वार,
उत्तर प्रदेश में हो जाएगा प्रयागराज, प्रयाग हो जाएगा, और मध्य प्रदेश में उज्जैन, महाराष्ट्र में क्या हो जाएगा नासिक। नासिक किसके लिए प्रसिद्ध है? सेब के लिए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। मार्च 2017 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय रेलवे के रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? ए फैक्ट डेटा तो आपको याद रखना पड़ेगा। कभी कभी कुछ ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया जाता है जो आप नहीं बना सकते, क्योंकि ये जब तक याद नहीं रहेगा तब तक आप नहीं बना सकते। आप यहाँ ध्यान से देखिएगा 368 क्या दिया है? सेम दिया गया है। तो जब तक आपको एक्यूरेट याद नहीं रहेगा तो नहीं बन सकता। तो ये प्रश्न है, मान लीजिए बन रहा तो भी ठीक है, नहीं बन रहा तो भी ठीक है, ऐसे एक दो प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, 67,368 किलोमीटर। भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान-1 कब लॉन्च किया गया? 22 अक्टूबर 2008 को। भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान-1 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया। किस यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? PSLV C-11 के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया था, चंद्रयान-1 को। चंद्रयान अगर 2 पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा? 22 जुलाई 2019 को किस यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? GSLV MK3M1 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। देखिए यहाँ पे MK3 कर लीजिएगा, MK3M1 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था 22 जुलाई 2019 को, चंद्रयान सेकेंड। और चंद्रयान सेकेंड के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? के सिवान, जिसको हम लोग रॉकेट मैन ऑफ इंडिया, के सिवान को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग जानते हैं। के सिवान को किस नाम से जाना जाता है? रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। इसरो का स्थापना कब हुआ? इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 में, 15 अगस्त 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? बेंगलुरु कर्नाटक में, बेंगलुरु कर्नाटक में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आप याद रखिएगा, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवान, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश संखल, वैड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली, और वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह। ये प्रश्न पूछा गया था बिहार दरोगा में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, क्या पूछा गया इसमें? भारत का पहला चंद्रयान मिशन चंद्रयान-1 खालिस्तान को स्पेस क्राफ्ट से संचार के टूट जाने के कारण समाप्त हो गया। तो ये डेट पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त 2019। ये भी है जो बहुत ही ज़्यादा फैक्ट प्रश्न है, क्योंकि 2009 दिया गया, 19 शायद बोल दिए थे अभी। जो 2009 दिया गया है सभी में सेम दिया गया है। तो जब तक आपको छोटा डेट याद नहीं रहेगा तो ये भी फैक्ट प्रश्न है। यानी इस टाइप का प्रश्न अगर आपसे हो रहा है तो समझ लीजिए कि मतलब जले क्या बोलते हैं उसको, सोने पे सुहागा। यानी प्रश्न आप कर ले रहे हैं तो सोने पे सुहागा नहीं हो रहा है, तो भी आपको ज़्यादा इससे टेंशन नहीं लेना है, यानी ज़्यादा आपको तनाव नहीं लेना है। ऐसा प्रश्न इसलिए दिया जाता है कि आपको छोड़कर आना, यानी छोड़ने के ही लिए दिया जाता है। ये फैक्ट बिल्कुल प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। हम्पी साम्राज्य की राजधानी थी विजयनगर, विजयनगर ऑप्शन नंबर ए। स्थापना कौन किया? हरिहर और बुक्का। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। परमार का कहाँ है राजधानी? धारा। परमार का कहाँ है? धारा। तो आप इसको याद रखिए, परमार का कहाँ है? धारा। परमार कहाँ हो जाएगा? धारा। चोल का कहाँ हो जाएगा? तंजावुर। चोल कहाँ हो जाएगा? तंजावुर। यहाँ पे लिख लीजिएगा तंजावुर। तंजावुर चोल का राजधानी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। और आपको बताना कैमडो राष्ट्रकूट, मोस्ट इंपोर्टेंट, राष्ट्रकूट इसका राजधानी कहाँ है? लास्ट में हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ हर्षचरित्र, यानी हर्षचरित्र के लेखक यानी ऑथर कौन है? ऑप्शन नंबर डी, वान भट्ट,
कल्हन के द्वारा राजतरंगिणी, राजतरंगिणी, कल्हन के द्वारा क्या लिखा गया? राजतरंगिणी, राजतरंगिणी। और जिसमें क्या, जम्मू कश्मीर का इतिहास, जम्मू कश्मीर का हिस्ट्री, राजतरंगिणी में। पाणिनि अष्टाध्याय, अष्टाध्याय किसके द्वारा लिखा गया? पाणिनि। कालिदास, मेघदूत, मलविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम। ये तीनों आप याद रखिए, कालिदास के द्वारा लिखा गया। मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम और मलविका अग्निमित्रम। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द, खाली स्थान है, रेंज, यानी किस श्रेणी का धूपगढ़ सबसे हाईएस्ट पीक है? सतपुड़ा श्रेणी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अरावली का कौन सा है? अजंता, विंध्य, विंध्य श्रेणी। तभी हम आपको इमेज देखिए मैप में बता रहे हैं आपको। अरावली के पूछा गया था, कुछ ही दिन पहले हम आपको कराए थे। गुरु शिखर, ऊंचाई कितना? 1722 मीटर। यहाँ पे सतपुड़ा श्रेणी, देखिए यहाँ पे सतपुड़ा श्रेणी है, देखिए ये रहा सतपुड़ा श्रेणी। ये क्या है? ये सतपुड़ा श्रेणी है। ये रहा विंध्य श्रेणी। ये कौन सा श्रेणी है? विंध्य श्रेणी। बीच में से कौन सी नदी जाती है? नर्मदा नदी। अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। इधर नर्मदा नदी, इधर सोन नदी और इधर महानदी। अमरकंटक से 3 नदी आप याद रखिएगा, सोन, महानदा, सॉरी महानंदा नदी, महानंदा बोले क्या? नहीं, एक है महानदी और एक है महानदी। देखिए एक महानंदा नदी और एक महानदी है, तो दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं करना। जो महानदी है ये बिहार से होते हुए आकर कहाँ मिलती है? गंगा में। और जो महानंदा नदी बिहार से होते हुए बिहार में, बिहार या नेपाल बिहार होते हुए गंगा में आकर मिलती है। लेकिन जो महानदी है ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से, और उड़ीसा होते हुए बंगाल के खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसी नदी पे कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध, उड़ीसा में, महानदी पे। और महानंदा नदी पूछेगा तो गंगा में जाकर मिलती है। यहाँ पे जो श्रेणी है जस्ट नीचे, ये सतपुड़ा श्रेणी के जस्ट नीचे कौन सा? अजंता का श्रेणी। और यहाँ पे बीच में अगर आप देखिए कौन सा नदी है? ताप्ती। और फिर अजंता के नीचे कौन सा नदी? गोदावरी। यानी एक पहाड़ उसके बाद नदी, फिर एक पहाड़ उसके बाद नदी, फिर से एक पहाड़ और उसके बाद नदी। सबसे ऊपर में कौन सा श्रेणी है? विंध्य श्रेणी। उसके बाद नीचे कौन सा नदी है? नर्मदा नदी। उसके बाद कौन सा श्रेणी है? सतपुड़ा श्रेणी। उसके जस्ट नीचे कौन सा नदी है? ताप्ती नदी। उसके बाद कौन सा है? अजंता। उसके जस्ट नीचे कौन सा? गोदावरी नदी। तो आप याद रखिएगा, इसको पूछ लेगा कि विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के बीच कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और कभी कभी प्रश्न ये भी पूछे, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी? डोडा बेटा, सॉरी, दक्षिण भारत की सेकेंड सबसे ऊंची चोटी? डोडा बेटा। सेकेंड सबसे हाईएस्ट पिक? डोडा बेटा। और फर्स्ट पूछेगा तो अनाईमुडी। दक्षिण भारत की सेकेंड हाईएस्ट पिक डोडा बेटा, और फर्स्ट पूछेगा तो अनाईमुडी। दोनों आप याद रखिए। अनाईमुडी है जो किस पहाड़ी पे स्थित है? अन्नामलाई पहाड़ी पे। और डोडा बेटा नीलगिरी। और यहां से आपको याद रखना, भारत में और भारत के सबसे ऊंची चोटी पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा? केटू, कंचनजंगा। देखिए यहां पे स्थित है। और भारत में पूछा जाएगा तो कंचनजंगा। नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ पे देखिए केटू, ये रहा केटू। इसका सेकेंड नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। यानी केटू का ही नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। नंगा पर्वत ये पाकिस्तान के सीमा पे है। अगला प्रश्न पे चलते हैं।
वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ भूमि, जल और वायु मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है? यानी जल, थल और वायु तीनों जहाँ मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जैव मंडल। ऑप्शन नंबर सी। देखिए ए रहा आपका वायुमंडल यानी हवा, जल मंडल यानी जल, स्थल मंडल यानी पृथ्वी। तो जहां तीनों मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? जैव मंडल। ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बायोस्फीयर जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। लॉर्ड क्लाइव भारत से इंग्लैंड अंततः कब लौटा? तो रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया। आपको मालूम है कि 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध किसके बीच होता है? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। एक है शुजाउद्दौला, एक है सिराजुद्दौला, तो कंफ्यूजन नहीं करना, सिराजुद्दौला के बीच हुआ था प्लासी का युद्ध। रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला के बीच। कब हुआ था? 1757 में। तो 1757 से 60 तक यानी 1760 तक 3 वर्षों के लिए बंगाल का गवर्नर बनता है। यानी बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछा जाएगा तो कौन बताइएगा? रॉबर्ट क्लाइव। दोबारा से इसको कब बनाया जाता है? 1765 से 1767 तक, यानी 2 वर्षों के लिए। कुल मिलाकर 5 वर्षों के लिए बंगाल का गवर्नर रहता है। 1765 में जैसे ही दोबारा आता है ये वापस भारत, तो 1765 में द्विशासन प्रणाली लागू कर देता है। द्विशासन प्रणाली लागू करता है और एक कब तक चलता है? 1772 तक। 1772 में वारेन हेस्टिंग इसे समाप्त कर देता है। यानी द्वैध शासन प्रणाली कौन लागू करता है? रॉबर्ट क्लाइव। कब लागू करता है? 1765 में। और समाप्त कौन करता है द्वैध शासन प्रणाली? 1772 में वारेन हेस्टिंग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। अंततः कब लौटा? ऑप्शन नंबर सी, यानी पूरी तरह से चला गया। ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, खजुराहो का भव्य मंदिर डॉट शासकों द्वारा बनाया गया था, चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया था, और ये कहाँ स्थित है? एमपी में। एमपी में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भीमबेटका भी पूछेगा तो कहाँ स्थित है? एमपी में। कंप्यूटर में रैम खाली स्थान में होती है, मदरबोर्ड। ऑप्शन नंबर डी। दुनिया के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देश का नाम बताइए? भारत। और भारत में पूछा जाएगा तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश राज्य फर्स्ट स्थान पे, यानी पहला स्थान पे। ऑप्शन नंबर सी। सैन्य पनडुब्बियों में प्रमुखतः किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पेरिस्कोप, जिसको हम क्या बोलते हैं? पारदर्शी। देखिए पेरिस्कोप कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का होता है। देखिए यहां पे मान लीजिए कि लगा रहेगा कौन सा? समतल दर्पण। तो यहां जैसे में मान लीजिए कि जो पनडुब्बी होता है, पानी का पनडुब्बी जो यानी पानी के अंदर चले उसको क्या बोलेंगे? पनडुब्बी। तो पनडुब्बी पानी के अंदर होता है, तो मान लीजिए कि पानी के जब अंदर पनडुब्बी रहेगा तो बाहर के जो हलचल देखना होगा कि पृथ्वी पे क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, तो देखने के लिए हम लोग जिसका उपयोग करते हैं क्या नाम है? पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप में 2 समतल दर्पण लगाया जाता है, कुछ इस टाइप का होता है, यानी अंदर से ही आप देख सकते हैं। बाहर मान लीजिए आप अंदर है, अंदर से यहाँ से आप देख रहे हैं, तो बाहर का हलचल दिखा देते हैं। यहाँ से इमेज क्या बनेगा? प्रतिबिंब यहाँ से, और यहाँ से आपको सीधा दिखाई देगा। तो इसमें क्या होता है? 2 समतल दर्पण का यूज किया जाता है पेरिस्कोप में। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? 1885 में। किसके द्वारा किया गया? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया। लिख रहा मैं ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया 1885 में। किसके समय किया गया था? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। डफरिन के समय।
किसके समय किया गया था? लॉर्ड डफरिन के समय। और जो लॉर्ड डफरिन का जो कार्यकाल है 1884 से लेकर 88 तक, इसी के समय में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना होता है 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा। और इसके पहले अध्यक्ष कौन करते हैं? पहले अध्यक्ष, देखिए पहले अध्यक्षता जो करते हैं, अरे नाम थोड़ा सा क्लिक हो रहा है क्या, देखिए अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए माइंड से कभी कभी क्या होता है, क्या स्किप कर जाता है, तो माइंड से स्किप कर, ऐसा नहीं कि हमको याद नहीं, याद है लेकिन माइंड से स्किप कर रहा है। हाँ देखिए याद आ गया, व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी इसके पहले अध्यक्षता कौन करते हैं? इसके पहले अध्यक्षता कौन करते हैं? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्षता। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेकंड अध्यक्षता कौन करते हैं? दादा भाई नौरोजी 1986 में। और दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्षता करते हैं। कब कब? एक तो हो गया यानी 1986 लिख दिए, 1886, एक हो जाएगा 1893 और एक हो जाएगा 1906 में। यानी दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता कितने बार करते हैं? 3 बार। पहली बार 1886 में, सेकेंड बार 1893 में और थर्ड बार 1906 में। तो आप याद रखिएगा इस तरह से। और प्रश्न पूछा प्रथम पारसी अध्यक्ष, प्रथम पारसी अध्यक्ष तो कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी, प्रथम पारसी अध्यक्ष तो दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी को वायोवृत पुरुष के नाम से जाना जाता है। धन निष्कासन के सिद्धांत कौन दिए थे? दादा भाई नौरोजी। ये हो गया। अबुल कलाम आजाद सर्वाधिक समय तक अध्यक्षता कौन किए? अबुल कलाम आजाद। और दादा भाई नौरोजी सर्वाधिक बार और सर्वाधिक दिनों तक में अंतर है। कहने का मतलब जैसे में आप एक दिन में काम कर रहे 12 घंटा, आप एक दिन में 12 घंटा काम कर लिए, और जो मान लीजिए B आया वो 5 दिन काम किया और डेली मान लीजिए कि एक दिन 1 घंटा काम करता है, तो कितना दिन काम करेगा? 5 घंटा। और एक दिन में आप कर दिए हैं 12 घंटा। तो अगर प्रश्न पूछेगा आपसे कि सर्वाधिक काम कौन किया, यानी सर्वाधिक टाइम तक कौन काम किया, तो बताइएगा A वाला, यानी A यानी आप। लेकिन प्रश्न पूछेगा सर्वाधिक दिनों तक कौन किया, तो B। सर्वाधिक दिनों तक यानी सर्वाधिक बार कौन किया? B। सर्वाधिक टाइम तक यानी सर्वाधिक टाइम तक रहे थे, कौन रहे थे? अब्दुल कलाम आजाद। और सर्वाधिक बार कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। कितने बार? 3 बार, 1886, 1893, 1906। ये याद रखिए। बदरुद्दीन तैयबजी कब किए थे अध्यक्षता? 1887 में। पहले मुस्लिम अध्यक्ष, तो यही तो प्रश्न पूछा गया, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर D, पहले मुस्लिम अध्यक्ष। लेकिन प्रश्न पूछेगा पहले अंग्रेज अध्यक्ष, पहले अगर अंग्रेज अध्यक्ष पूछ लिया जाएगा तो क्या बताइएगा? जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले। आंसर क्या बताइएगा? जॉर्ज यूले। अध्यक्षता कब किया? 1888 में। यानी क्रम वाइज आपको याद रखना, 1885, 1886, 1887, 1888। जॉर्ज यूले पहले अंग्रेज अध्यक्ष, फर्स्ट अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। और प्रश्न पूछा जाएगा, देखिए हम नोट कर लीजिएगा, हम आपको बता रहे हैं और नोट आप करते जाइए, कुछ आपको नोट करना है, जो बोल रहे हैं उसको आप नोट करिए। अगर प्रश्न पूछेगा पहले महिला अध्यक्ष, यानी पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। लेकिन प्रश्न पूछेगा पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। अध्यक्षता कब की थी? 1925 में। और एनी बेसेंट अध्यक्षता कब की थी? 1917 में, कोलकाता अधिवेशन में। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए जैसे ही एनटीपीसी का एनालिसिस समाप्त होगा तो जो मेन टॉपिक है, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया, गवर्नर जनरल हो गया, महात्मा बुद्ध से भी प्रश्न पूछा जाता है, गांधी युग से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो जैसे जो भी मेन टॉपिक है उससे रिलेटेड वन लाइनर यानी
50 और 100 में, मतलब कभी 50 को कभी 100 को कराते रहेंगे आपको। जो मेन टॉपिक है यानी कंप्लीट आपको करा देंगे मेन टॉपिक, जो भी प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछेगा मेन टॉपिक जो रहेगा, जिसमें कांग्रेस सब जितना भी मेन टॉपिक है सारा सबको वन लाइनर प्रश्न करा दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो अभी के लिए आप इतना रखिए और काम चलाइए। रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? चित्तौड़गढ़। ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के उच्च गति के इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने और डिजिटल साक्षरता में सुधार के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया? 1 जुलाई 2015 को। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली डॉट गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? क्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में। ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना हुआ है। एक किससे सुरक्षा हमें प्रदान करता है? परावैंगनिक किरणें से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, और ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत के संरक्षण से, इसलिए हम लोग 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है कि यदि नदी के पानी का पीएच मान खाली स्थान हो तो उसके पानी को अम्लीय अपशिष्ट से प्रदूषित माना जाता है। यानी प्रश्न ये पूछ रहा है कि अगर नदी का पीएच मान कितना होगा तो हम उसको अम्लीय बोलेंगे। तो कितना होगा? देखिए आम्ल और क्षार आपको कंप्लीट ही सब पढ़ा दिया गया है। जो मेन टॉपिक है साइंस में उसको आपको पढ़ा दिया गया। जैसे मान लीजिए यहाँ 7 है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे मान लीजिए नंबरिंग कर देते, 1 हो गया, 2 11 हो जाएगा, 12 और 13 और 14। तो जैसे जैसे हम लोग 7 से नीचे जाएंगे अम्लीय का मान बढ़ेगा, 7 से ऊपर जाएंगे क्षारीय का मान यानी क्षारीयता बढ़ेगा, अम्लीयता, क्षारीयता, और 7 पे रहेगा तो क्या होगा? उदासीन। उदासीन। तो अगर प्रश्न पूछेगा जिसमें ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन ए में है 4 5, ऑप्शन बी में है 4, ऑप्शन सी में है 2 और ऑप्शन डी में है 6, तो पूछे निम्नलिखित में से सर्वाधिक अम्लीय है? तो आंसर क्या होगा? सी। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग 7 से नीचे आएंगे तो अम्लीय का मान क्या होगा? बढ़ेगा, और जैसे जैसे 7 से ऊपर जाएंगे क्षारीय का मान बढ़ेगा, और 7 पर रहेंगे तो उदासीन। इसको भी आप देख लीजिएगा, अम्लीय क्षारीय एक वीडियो होगा वहाँ सब देख लीजिएगा जाके। ऐसा हम आपको बता दीजिए, इतना में भी आप काम चला सकते हैं, यानी इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। जैसे जैसे 7 से नीचे आएंगे घटेगा, सॉरी बढ़ेगा अम्लीय का मान, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे बढ़ेगा क्षारीय का मान। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 7 से कम। यानी अम्लीय कब होगा? जब 7 से कम रहेगा। 7 से अधिक रहेगा तो क्या होगा? क्षारीय। ठीक 7 रहेगा तो क्या होगा? उदासीन। 0 रहेगा तो क्या होगा? अम्लीय। अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न समाप्त होगा। जो भी हम लोग प्रश्न को कवर यानी जो भी प्रश्न को कलेक्ट किए सारा प्रश्न को कवर कर लिए। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों पर शेयर कर दें। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करना है स्टडी लिंक PDF, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों पर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।